नमस्कार। आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं हमारा खास शो अनोखे सितारे, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं धरती के उन चमकते सितारों को जो अपने कर्मों से करोड़ों की भीड़ में जगमगा रहे हैं। जी हाँ, आज हम जिस शख्सियत को आपके लिए लेकर आए हैं वो हजारों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी कमजोरी का रोना नहीं रोया, बल्कि लोगों के सामने एक मिसाल पेश करी कि अगर आपके हौसले बुलंद हो तो आपकी कमजोरी आपको रोक नहीं सकती। आप अपनी कमजोरी को ताकत भी बना सकते हैं। एक ऐसी शख्सियत जिसने सिर्फ देश ही नहीं दुनिया में भी नाम कमाया, अपने देश के लिए हजारों मेडल जीते हैं। हम आज आपके सामने लेकर आ रहे हैं उस शख्सियत को जो कि इंडियन आर्म रेसलर है, सूर्य प्रताप शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सूर्य प्रताप शर्मा जी हमारे इस खास शो में। थैंक यू मैम। तो सबसे पहला सवाल, आपने जिस तरह से अपने जीवन की शुरुआत करी काफी कठिनाई भरा रहा होगा, आपका बचपन कैसा रहा? सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे। मैम, जो एक बेसिक नॉर्मल जीवन में जो बचपना होती है उसी बचपना थी, लेकिन बाय बर्थ के 1.5 साल बाद जब पोलियो से ग्रस्त होने के बाद इंसान एक जो बाल अवस्था था उस अवस्था में पता नहीं चला कि आप किस बीमारी से ग्रस्त हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, इस बीमारी को जब खुद मालूम चला कि ये ऐसी लाइलाज बीमारी है, इसका कोई मतलब कोई इलाज नहीं है, उसके अकॉर्डिंग मन में एक ऐसा धारणा बैठ गया कि हम समाज से जुड़ ही नहीं सकते हैं। उस समाज में जा ही नहीं सकते जो जिस समाज में लोग अपना सारे दिनचर्या वाले वर्क कर रहे हैं। तो वैसे ही इस समाज से जुड़ने और इस समाज में जाने का वैसे मोरल टूटा हुआ था। तो मेरी जो जीवन की शुरुआत है बहुत मतलब डिफ़िकल्ट, बहुत चैलेंजिंग रहा, जिससे निकलने के लिए, खुद मोटिवेट होने के लिए तमाम तरह के लोगों से तमाम तरह के प्रेरणा लेकर खुद मोटिवेट होकर यहाँ तक आगे बढ़ने का कोशिश किया गया। मतलब जैसे और बच्चों के साथ होता है कि क्लास में दूर रहना, दूर रखना, मिलजुल के ना रहना, क्लास में सबसे लास्ट में बुलाना, सबसे क्या नाम है, कोई एक्टिविटी में भाग ना दिलाना, कोई बड़े फंक्शन में ना बुलाना, ये सब का मैं शिकार हूँ। हाँ, ये एक जो जीवन का पहले पड़ाव में इस तरह के जब भेदभाव हो इंसान से, तो इंसान वहीं टूटा हुआ रहता है। बाकी जर्नी तो बहुत बड़ी होती है, बाकी जर्नी कौन देखा है इसका कोई ज्ञान नहीं होता है। तो उसको सब देखते हुए अपने आप को कैसे मोटिवेट किया गया, कैसे क्या किया गया, वो ऐसा बनाने के लिए कितनी अपने अंदर एनर्जी बूस्ट करना पड़ा होगा। हाँ, उसका बयां करना एक मतलब अकल्पनीय चीज़ है। उसको किस तरह बयां करे, किस तरह समाज में प्रेजेंट करे कि लोग इससे मोटिवेट हो और अपने आप को जो इस तरह की बीमारी, डिसेबिलिटी, ऐसी बीमारी से जो ग्रसित हैं, अपने आप को मोटिवेट करे, समाज से जुड़े, समाज में अच्छे अपने ओहदे को बढ़ाए। जी। तो मतलब ऐसी सिचुएशन में तो कई बार बच्चे मेंटल ट्रॉमा से गुजरते हैं, दुनिया से दूर हो जाते हैं। ऑफ कोर्स मैं 1-2 साल तो मैं ऐसा लगा कि मैं इस समाज को छोड़ दूं। मैं अपने आप को अकेला हो गया था, मैं अपने आप को रूम में बंद कर लिया था, मैं इस समाज से दूरी बना लिया था। मैं अपने आप को ये समझ लिया कि इस समाज मेरे लिए नहीं है, उस समाज में जाना भी नहीं, क्योंकि उस समाज हमको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो ये सब चीज़ मेरे साथ हो चुका है और ये बहुत मतलब दर्दनाक वो समय होता है जिसको गुजारना भी बहुत कठिनाइयों से भरा होता है। बिल्कुल। तो ऐसा टर्निंग पॉइंट कहाँ पे आया? कौन ऐसा आपकी जिंदगी में इंसान आया जिसने आपको प्रेरणा दी, जिसकी वजह से आप इन सब चीज़ों से निकले? आपने सोचा कि नहीं, दुनिया वाले तो कहते रहेंगे, मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है कि दुनिया के लिए मिसाल बने। ऐसा टर्निंग पॉइंट जब मैं बेसिक एजुकेशन को मतलब बेसिक क्लास 8 तक मैं पढ़ाई किया, उसके बाद देखा कि समाज से जुड़ रहा हूँ, हमको दिक्कतें आ रही हैं। तो हमारे एक बचपन के जो टीचर थे जो हमको घर ही पे आकर पढ़ाते थे, उन्होंने कई सी चीज़ें ऐसी ज्ञान दी कि तुम्हारे जीवन में जब तक तुम्हारे माँ बाप है तो तुम्हारे लिए केयर कर सकते हैं, इस दुनिया में जब तक हैं उनके लिए तुम हो, लेकिन इनके बाद निकलने के लिए खुद अपने आप को मोटिवेट करना होगा समाज में जीने के लिए, चलने के लिए। कोई इंसान का इस दुनिया में उसके सिवा, माँ बाप के सिवा कोई नहीं होता है। तो खुद एक प्रेरणा बनो, खुद एक क्या नाम है अपनी लाइफ विजन चुनो और खुद मेहनत करो, इस समाज को लड़ो
और दिखाओ कि प्रॉब्लम शरीर से नहीं, प्रॉब्लम दिमाग से होता है, मेंटालिटी से होता है, विचार से होता है। उस विचार को तुम ब्रेक करो, उनको समझाओ कि हम भी आप ही की तरह हूँ, आप ही की तरह हर एक काम करता हूँ। फ़र्क इतना है कि मैं किसी एक बीमारी से ग्रस्त हूँ जो लाइलाज है, तो आप हमको एक्सेप्ट करिए। तो हमारे जो बचपन के सर थे वो बहुत प्रेरणा दिए इस चीज़ से निकलने के लिए, और उनकी बात माना और करियर को स्टार्ट किया और आगे बढ़ाया। आर्म रेसलिंग के बारे में कैसे पता चला और आपको कैसे लगा कि आप भी ये कर सकते हैं? मैं जब आगे की एजुकेशन जब आके लखनऊ में स्टार्ट किया, तो एक जॉब फेवरल में गया था। वहाँ पे कुछ स्पोर्ट के बच्चे थे, वहाँ से उनको लगा कि मैं आर्म रेसलिंग कर सकता हूँ, उसके लिए हमको प्रेरणाइत किए। उसके बाद मैं उसको सीखा, मैं उसमें इंगेज होने की कोशिश किया। फर्स्ट मेरा 2013 में जो स्टेट चैम्पियनशिप हुआ उसमें मैं पार्टिसिपेट किया, नेशनल के क्वालिफाई किया, और 2013 लास्ट में पहला गोल्ड आने के बाद मेरा मनोबल बढ़ गया कि नहीं, इसमें कैरियर होना चाहिए। और जो फिजिकली चैलेंजर होते, खासकर पीएच वाले, अर्थो वाले, उनके लिए आर्म रेसलिंग बहुत इजी गेम है, बहुत कम समय पे बहुत कम चीज़ों में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये वर्ल्ड का बहुत बड़ा मंच है। 85 कंट्रीज़ से लेकर 190 कंट्री तक इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, तो ये भी बड़ा मंच है। तो इस मंच को अपनाया, इसको प्रोफेशन बनाया, आज यहाँ तक पहुँचा। ये जर्नी यहाँ तक तय किया, 11 साल की जर्नी है। 11 साल की जर्नी हो गई, आप कई लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। सबसे अहम चीज़ होती है आपका परिवार का कितना सपोर्ट मिला? क्योंकि जितना हमको पता है कि आप देवरिया से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ के लोगों की सोच इतनी ओपन नहीं होती है। वो उत्तर प्रदेश का एक आखिरी ज़िला है जो बिहार से सटा हुआ है। वहाँ की मेंटालिटी खुद इतनी छोटी होती है। वहाँ पे डिसेबल मतलब उसको क्या नाम है, ऐसा वर्ग देते हैं लोग कि वो समाज के लिए घातक होती है। डिसेबल बच्चों से वहाँ पे बॉर्डर से लेके और बॉर्डर के बीच में उनसे गलत चीज़ों की तस्करी कराते हैं, जिससे वो इजी वे में क्या नाम है, उनका काम वो डिसेबिलिटी बच्चे कर देते हैं, जिससे इनको गलत दिशा में गलत यूटिलाइजेशन करके अपना क्या नाम है काम चलाने का काम करते हैं। वहाँ से निकलना एक बहुत बड़ी बात है, और मैं उस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट किया और यहाँ तक पहुँचा। और सबसे बड़ी बात कि इस देश में, क्या ये देश या प्रदेश में, जहाँ भी क्या नाम एजुकेशन की कमी हो, चाहे वो पिछड़ा इलाका हो, वहाँ पे इस तरह की कंडीशन अभी भी बना हुआ है। उसमें भी सुधार करने का अभी सरकार को, और जो लोग आगे बढ़ चुके हैं उनको भी काम करने का मैं बताऊंगा आपके चैनल के माध्यम से कि करें। क्योंकि इस देश में डिसेबिलिटी बहुत ताकत है, उनकी मैन पावर, उनकी विल शक्ति इतनी पावरफुल होती है कि अकेला बंदा चाह दे तो 100 आदमी का अकेला कर सकता है। बस उनकी इमोशन, उनकी प्रेरणा से आपको केवल हवा देना है कि आप कर सकते हैं। आप कोई ऐसा काम नहीं जो नहीं कर सकते हैं, वो अच्छे से करेगा और बेस्ट करके देगा। जहाँ तक मेरी जानकारी है, आपके फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, इसी वजह से आपको आगे बढ़ने में कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन जो आम लोग होते हैं, जो गरीब होते हैं, जो इस तरह की डिसेबिलिटी का शिकार होते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो वो बेरोजगार ही रह जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? और आपको जिस तरह से सपोर्ट मिला, आप भी वेलफेयर का काम करते हैं, समाज कल्याण का काम करते हैं, तो उसके बारे में भी जानकारी चाहेंगे। आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूँ कि समाज में डिसेबिलिटी गरीब और अमीर का डिफाइनेशन नहीं है। डिसेबिलिटी जो हो जाती है, चाहे गरीब में हो चाहे अमीर में हो, लेकिन समाज का जो माइंड मेकअप है वो एक ही प्रति ओनली फॉर डिसेबल होगा तो ये भिखारी होगा, चाहे ये कुछ नहीं, नथिंग, कुछ नहीं करने वाला व्यक्ति होगा। सिंबल तो कोई लगा के नहीं घूमता है कि ये लोअर फैमिली से आ रहे हैं, ये अपर फैमिली से आ रहे हैं। लेकिन समाज के सामने आप ओनली फॉर जाएंगे तो आपको यही एक ही थ्रो प्रेजेंट करता है, ओनली फॉर डिसेबल। तो उस चीज़ से मैं यही बोलूँगा कि यहाँ पे अपर और लोअर के कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि अपनी मतलब इच्छा शक्ति जो है आपको समाज में कैसे प्रेजेंट करना है, उस पर काम करने का है। और रही बात कि समाज में कुछ अच्छे भी लोग हैं जो उस चीज़ को समझते हैं और आपको बढ़ने में आगे बढ़ाते हैं। तो हमको जहाँ तक मालूम है कि वेलफेयर काम इसलिए स्टार्ट किए कि जो लोग समझदार हैं, जो करना चाहते हैं, उनको मंच नहीं मिलता है, उस मंच पे बुलाने का काम हम लोग कर रहे हैं। और हमारा सपना है कि मैं 2030 तक
2023 चल रहा है, 7 साल में मैं वो चीज़ मैं कर दूंगा जो भारत में सच में क्या नाम है एक ये भी सपना है, और इस सपने को मैं हकीकत करूँगा जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। एज ए स्पोर्ट्स पर्सन आप देश ही नहीं दुनिया में भी ट्रैवल करते हैं, तो आपको अपने देश में या फिर दुनिया में ऐसे लोगों के लिए जो कि सक्षम नहीं है किसी भी तरह से या फिर डिसेबल है, तो उन लोगों के लिए क्या कमी लगती है? आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ होनी चाहिए ताकि जो सामान्य लोग हैं और डिसेबल लोग हैं वो समान तरीके से जी सके अपनी ज़िंदगी? मैम जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया में मैं डिसेबिलिटी पे रिसर्च किया हूँ। इस दुनिया में टोटल 25 करोड़ डिसेबिलिटी है पूरे वर्ल्ड में, और इंडिया में 2.5 करोड़ डिसेबिलिटी हैं। और इंडिया की जो 2.5 करोड़ डिसेबिलिटी है उसमें उस डिसेबिलिटी में मात्र 2% डिसेबिलिटी होगी या 3% जो थोड़ा सा एजुकेशन या क्या नाम ब्यूरोक्रेट में या कहीं एक अच्छे संस्थान से थोड़ा सा अपनी इकोनॉमिकल को बढ़ा रहे हैं, चाहे उस मंच से जुड़े हुए हैं, तो उस मंच को क्या नाम है इम्प्रूव करने में लगे हैं। बाकी सारे डिसेबिलिटी को एजुकेशन, फाइनेंशियल और जो समाज का जो माइंड मेकअप होता है उससे अभी बहुत दूर हैं। उनको जोड़ने के लिए सरकार जो नीतियाँ बनाती हैं, जो पहलू बनाती हैं, वो एक नेशनलाइज बनाती है, लेकिन ग्राउंड में उतारने के लिए, उनको समझाने के लिए, उनके बेसिस पे, उनके लैंग्वेज में, उनके थ्रू जो मैन पावर्स जो एम्प्लॉय लगाते हैं, उनके थ्रू अगर जन जन तक पहुंचाती है तो सारे डिसेबिलिटी में विकास होगा, इम्प्रूवमेंट होगा। और जो भारत का लक्ष्य है कि भारत की डिसेबिलिटी एक भारत की ताकत बने, वो बनेंगे ज़रूर। हम माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह डिसेबिलिटी को दिव्यांग किए, तो दिव्य शक्ति को अगर दिव्य दिखाना है तो हमको अच्छे से उसको इन्वायरमेंट, उस माहौल क्रिएट करेंगे, तब वो दिव्य शक्ति भारत के लिए नया रोशन लेके आएगी। हमको विश्वास है वो सब मिलके करेंगे तो ज़रूर वो शक्ति बाहर आएगी। अच्छा, सरकार जिस तरह से योजनाएं ला रही है, क्या लगता है इसका असर पड़ रहा है, लोगों तक वो सुविधाएं पहुंच रही हैं? सरकार जो योजना ला रही है पड़ रही है, लेकिन वही बोला कि जो सरकार नेशनलाइज लेवल की जो योजना लेके आती है, अलग अलग प्रदेश की, अलग अलग क्षेत्र की, अलग अलग एम्प्लॉय जो हैं अलग अलग थ्रू अपनी अपनी कॉन्सेप्ट लगाते हैं। किसी के कॉन्सेप्ट अच्छे थॉट में होते हैं डिसेबिलिटी को विकास के रास्ते पर, किसी के ऐसे थॉट होते हैं कि वो डिसेबिलिटी तक उसको समझ ही नहीं आता कि ये मेरे लिए क्या उपयोगी है, क्या अनुपयोगी है, क्या करना है। तो इसलिए कहीं फेलियर है, कहीं अच्छाई है। तो हम चाहते हैं कि जो जिस सेक्टर में जिस तरह की डिसेबिलिटी है, जिस तरह वो डिजर्व करते हैं समझने के लिए, उस तरह की एम्प्लॉय को वहाँ पे हायर किया जाएगा तो देश ज़रूर डिसेबिलिटी के मामले में, शिक्षा के मामले में, एजुकेशन के एम्प्लॉयमेंट के मामले में और स्पोर्ट के मामले में डिसेबिलिटी देश के लिए बहुत आगे जाएगा, लेके जाएगा। 2013 का वो किस्सा जब आपने 110 लोगों को हरा के मेडल जीता था। हाँ, वो मेरा एक थॉट था, जैसे एक किसी ने चैलेंज किया और मैं भी यंगस्टर था और नई नई जर्नी स्टार्ट किया था। सबके अंदर एक जुनून होता है, सामने मेडल रहता है, तो उसको पाने के लिए, तो वो जुनून को मैं देखा नहीं मैं कि मेरे सामने कौन आ रहा है, क्यों नहीं, केवल ओनली फॉर मेडल था। तो उस चैलेंज को मैं एक्सेप्ट किया और मैं जीता। अच्छा, जब किसी आप फाइट के लिए जाते हैं जी, तो माइंड में बस जुनून रहता है कि मेडल जुनून जीतना रहता है। अगर मैं स्पोर्ट के मंच पे अगर मैं चढ़ गया तो ओनली फॉर एक जुनून होता है कि वो मेडल मेरी है। तो उसके लिए कोई भी कदम उठाने के लिए हम लोग तत्पर होते हैं, और अगला आदमी हमारा विरोधी है, और ऐसा विरोधी है कि आज इसको यहाँ से अच्छे से नहीं जाने देंगे। ये जाएगा तो परस्त होके जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। वो जुनून लेके हम लोग मंच पे चढ़ते हैं और मेडल लाते हैं। अच्छा, जैसे आप आर्म रेसलिंग कर रहे हैं और अगर आप फिट होते, बाकी तरह लोगों की तरह होते, तो कभी आपने सोचा है कि आप क्या कर रहे होते, क्या आप इस मुकाम पे होते? अगर मैं अच्छा रहता, फिट रहता, तो मैं आज आर्मी में कर्नल होता। मेरा सपना शुरू से रहा कि मैं देश के लिए कुछ करूं, वही विजन लेकर आज मैं स्पोर्ट में आकर देश के लिए कुछ करने का काम किया जी। तो आर्मी में जाने का सपना था। अगर आपके बच्चे होते हैं तो उनके बारे में आप क्या सोचेंगे, उनको किस फील्ड में अगर भेजना मेरे चाहिए? बच्चे होते हैं तो उनको 2 फील्ड में मैं क्या नाम है चूज करूंगा। एक देश के लिए आर्मी में एक को भेजूंगा, और एक देश के लिए साइंटिस्ट बनाऊंगा कि देश की जो साइंटिस्ट का जो देश के लिए योगदान हो रहा है, नई नई कीर्तिमान हासिल कर रहा है, ऐसे ही वो भी देश के 2 हिस्सों में अच्छे योगदान दे और देश को आगे बढ़ाने में काम करे। स्पोर्ट्स के बारे में क्या देखते हैं? जिस तरह से अभी बृजभूषण वाला मैटर चल रहा है, काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? आपका नज़रिया क्या है? देखिए, स्पोर्ट एक समंदर है। इस समंदर में हर तरह के गेम्स खेले जाते हैं। स्पोर्ट का समंदर में हर तरह के गेम्स होते हैं, हर तरह के चैलेंजेस होते हैं, हर तरह के क्वेश्चन होते हैं, हर तरह के
क्वेरी होते हैं, अलग अलग देखने का नज़रिया है। माननीय विभूषण सिंह देश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं, इतने दिनों तक उसके प्रेसिडेंट रहे हैं और लंबा कैरियर रहा है, और उनका भी मेरे पर बहुत आशीर्वाद रहा है, वो भी हमारे लिए बहुत मोटिवेशन रहे हैं। तो मैं उनके बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो है देश का कानून है, देश का संविधान है, देश का सर्वोच्च अदालत है, उनके पास मैटर है, वो जो न्याय करेंगे उनके लिए सर्वोपरि होगा। जी, कभी आपके साथ कोई भेदभाव हुआ है? जिस तरह से आप रेसलिंग में इतने साल हो गए आपको, आपके साथ कोई भेदभाव हुआ हो? इस देश में भेदभाव का परंपरा है, तो उस परंपरा से कोई बचा नहीं है, न बचेगा। किस आधार पे? हाँ, वो उस प्रोफेशन के आधार पे है, जिस प्रोफेशन में रहता है वहाँ पे बोला हूं ना, इस देश में भेदभाव का परंपरा है। ये परंपरा इस देश में कब खत्म होगा, वो इस देश के लोगों पे डिपेंड करेगा। लेकिन आपके साथ किस आधार पे हुआ भेदभाव? क्योंकि आप आर्म्स रेसलिंग में हैं, वहाँ पे आपके जैसे ही तमाम लोग हैं। अब मेरे वहाँ पे मेरे तरह तमाम लोग हैं, लेकिन मेरे अंदर, हम लोग के अंदर दो कैपेबिलिटी हो जाए, एक डिसेबिलिटी ओनली फॉर स्पोर्टमैन। तो दो तरह के भेदभाव हमेशा हम लोगों को डिफाइन करना पड़ा, दोनों को क्रॉस करके समझाकर तब उस मंच तक जाना पड़ा। और नॉर्मल जनमानस में एक तरह का भेदभाव होता है, ओनली फॉर क्वालिफाई नॉट क्वालिफाई, लेकिन हम लोग का दो तरह के भेदभाव हुआ है, एक ओनली फॉर डिसेबल, ओनली फॉर स्पोर्ट। तो दोनों को हम लोग क्रॉस करके उस मंच तक जाने का क्या नाम है प्रयास करते हैं, आज वहाँ हम लोग हैं। सभी को सफलता दिखती है, आप कई लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, आपकी सफलता आज सबको दिख रही है, लेकिन आपकी कठिनाई किसी ने नहीं देखी। वो ये ज़रूर समझते हैं कि आप भेदभाव का शिकार हुए, लेकिन आपके जीवन में एक ऐसा समय भी आया होगा जब आपको लगा होगा कि नहीं, बस मैंने बहुत दुनिया से लड़ लिया, मैंने हर कोशिश करके देख ली, अब मुझसे नहीं हो रहा। कोई ऐसा समय? ऐसा समय तो जो चैलेंजर होते हैं, जो एथलीट होते हैं, जो मैन पावर का ह्यूमन इम्यूनिटी होती है, जो विकास करती है, वो प्रतिदिन दिन में एक बार जरूर सोचती है रहने तो अब नहीं करेंगे, लेकिन वही इंसान फैन बूस्टिंग होता है। अगर हम नहीं करेंगे तो दुनिया में और कोई नहीं करेगा, हम करेंगे तब मेरे देखा देखो दुनिया में और करेगा, तो हमको पहले करना होगा। तो इसलिए ये समय आता जाता है तो खुद मोटिवेट हम लोग करते हैं कि नहीं, वो करना है, और उसके लिए हम ही पहले परफेक्ट है, पहले हम नहीं करेंगे तो कोई और नहीं करेगा, इसलिए हम उस चीज़ को करते हैं। दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में, एक फिजिकली डिसेबल होते हैं, एक मेंटली डिसेबल होते हैं। जो मेंटली डिसेबल होते हैं, जो हमेशा अपनी परेशानियों का रोना रोते रहते हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस देश में दो तरह की डिसेबिलिटी है। इस देश में क्या, पूरे वर्ल्ड में 21 प्रकार के डिसेबिलिटी होते हैं, और सबके अलग अलग क्या नाम है परेशानियां हैं। तो हम डिसेबिलिटी को परेशानियां नहीं मानते हैं। डिसेबिलिटी एक बहुत बड़ा क्या नाम है बीमारी, जो लाइलाज है, उससे लड़ने के काम है, और खुद इम्यूनिटी पावर मजबूत करके उससे निकलने का काम है, वो आप सेल्फ करते हैं। और रही बात कि जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, मेंटली बच्चे होते हैं, उनके जीवन में तो बहुत सारी परेशानियां होती हैं। क्यों? क्योंकि उनको कुछ समझ ही नहीं आता कि ये किस लिए क्या है, कौन दुनिया है, कौन लोग हैं, तो उनके लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। मैं सरकार से बोलना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि डिसेबिलिटी के 9 प्रकार के डिसेबिलिटी में एक जो ये डिसेबिलिटी है मेंटली, उनके लिए विशेष काम करें, उनके लिए विशेष काउंसलर रखें, उनके लिए विशेष हॉस्टल, विशेष हर चीज़ उनके लिए व्यवस्था है। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा कष्ट उनके पास है, तो उन्हीं के पास है, और किसी के पास उनसे बड़ा कष्ट किसी के पास नहीं होगा। जी, ऐसे लोग जो कि मतलब सब चीज़ में सक्षम हैं, लेकिन फिर भी वो बहाने ढूंढ लेते हैं कुछ ना करने के, और कहीं ना कहीं वो बहाने करके निकल जाते हैं, अपनी असफलता के पीछे बहाने दे देते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोग तो इस देश में वही हाल हो गया कि इस देश में भीड़ की कमी नहीं है, भीड़ तो इकट्ठा होती है, वो अपनी अयोग्यता को छुपाने के लिए उस भीड़ का हिस्सा बनते हैं, और उस कुछ जो अच्छे लोग होते हैं उनको दबाने के काम करते हैं। ऐसे ही लोग जो होते हैं, क्योंकि उनको विरासत में जो मिला हुआ है उसी का सुख भोगते हैं, इसलिए कोई काम करने का इच्छा नहीं रखते हैं। ऐसे व्यक्ति देश के विकास में कभी काम नहीं आएंगे, उनको देश के विकास में कभी काउंट नहीं करना चाहिए मेरे नज़रिए से। तो अगर ये कहता होगा कि देश में इनका विकास है, तो हम नथिंग मानेंगे, और इनकी देश में कोई ज़रूरत नहीं है। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? आगे आने वाले समय में क्या कुछ करने वाले हैं अपने लिए, साथ ही साथ समाज के लिए? इस देश के लिए
मेरा यही प्रयास, यही निरंतर मेरा प्रयास है कि देश की डिसेबिलिटी के लिए, ये देश के संविधान में आज तक किसी डिसेबिलिटी को बड़े एक अहदे पे नहीं रखा गया जो डिसेबिलिटी को रिप्रेजेंट करे डायरेक्ट भारत सरकार को, वहाँ तक किसी को पहुँचाने का काम करेंगे और देश की डिसेबिलिटी को अच्छे इकोनॉमिकल और अच्छे शिक्षा और अच्छी कंपनी कॉर्पोरेट में जोड़ने का काम करूंगा। ये मेरा लक्ष्य नहीं, ये मेरा प्रयत्न है और इसको मैं पूरा करूंगा। जी बिल्कुल। अब आखिरी में हम चाहेंगे कि आप जनता को एक संदेश दें कि किस तरह से वो आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि तमाम परेशानियां हर इंसान के जीवन में रहती है, जो कठिनाई होती है उनको पार करके इंसान एक सफलता पाता है। आपने भी कई कठिनाइयों का सामना करा है, तो जनता अपनी परेशानियों से कैसे लड़ सकती है, खुद को मोटिवेट कैसे कर सकती है? जनता अपनी परेशानियों को लड़ने के लिए मोटिवेट होने की किसी की ज़रूरत नहीं है, कोई स्पीच की ज़रूरत नहीं है। उसको एक अपना लक्ष्य बनाए, जो करना है उसके बारे में रिसर्च करे और मोटिवेशन उसी रिसर्च में असफलता के बाद सफलता मिलेगी। खुद इंसान अपने आप को मोटिवेट कर लेगा। किसी की जो मोटिवेट करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं होती है जब तक इंसान खुद अपने अंदर से मोटिवेट नहीं होगा। हम अपने अंदर से मोटिवेट हुए, हर चीज़ को खुद करने की कोशिश किया। आज तक अपनी लाइफ में मैं कहीं अटेंडेंट नहीं ले गया, क्योंकि मैं किसी कंधे की ज़रूरत नहीं है। अगर कंधा आज है कल नहीं रहेगा तब मैं किसके कंधे पे जाऊँगा। तो सिर्फ अपने कंधे मजबूत किया और मैं ये कहूँगा इस समाज में जितने लोग हैं अपने कंधे को मजबूत करने का काम करें और वो सिर्फ अपने आप से होगा। कोई किसी का सहारा नहीं है, कोई किसी का अपना नहीं है। ये दुनिया बहुत आगे चली गई है, उससे आप आगे नहीं, उसके साथ नहीं चलेंगे तो दुनिया से बहुत पीछे चले जाएंगे। खुद को मोटिवेट करना तो ज़रूरी है, लेकिन हम भी चाहते हैं कि हमारे दर्शक जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो मोटिवेट हो। तो हम चाहेंगे कि आप अपनी पूरी सफलता, जो अभी तक आपने जो भी सक्सेस गेन करी है उसके बारे में बताएं। कौन कौन से कितने मेडल आपको मिल चुके हैं अभी तक, जो भी आपकी अचीवमेंट्स हैं वो? 13 साल के कैरियर में अभी तक लगातार मेरा कम से कम 8 गोल्ड मेडल है नेशनल में, और ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, एक वर्ल्ड कप विजेता जिसमें 2 मेडल है, ब्रॉन्ज और सिल्वर। अभी रिसेंटली वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत के आया हूँ जिसमें 2 गोल्ड 2 ब्रॉन्ज, 28 साल का रिकॉर्ड तोड़ा हूँ। और आने वाले अभी मलेशिया मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप है, अमेरिका में है, और 2024 ओलंपिक के लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हो सकता है 2024 में देश के लिए एक और मेडल मेरी तरफ से लाने की कोशिश करूँगा। अच्छा, आपकी डाइट प्रिपरेशन किस तरह की रहती है? मेरी डाइट जो प्रिपरेशन है वो हम लोग अपने वेट के अगेन और अपने दिनचर्या के अगेन और जहाँ रहते हैं उस इन्वायरमेंट के अगेन डाइट चार्ट खुद प्लानिंग करते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपना क्या नाम है जो भी चीज़ जो है फूड फाट खाते हैं हम लोग। आपकी एक्सरसाइज किस तरह की आती है, कौन कौन सी एक्सरसाइज? मेरी एक्सरसाइज सारे इंस्ट्रूमेंट सब आर्म्स प्रोग्राम्स के होते हैं जो मार्केट में बहुत इजी तरीके से कहीं से भी मिल जाते हैं। कहीं जिम जाने की जरूरत नहीं होती, हम लोग अपने घर ही पे जहाँ रहते हैं सेटअप कर लेते हैं, कैरी भी कर लेते हैं। जहाँ जाते हैं कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो हाथ में कैरी करके ले जा सकते हैं, उसको भी हम इजी तरह से ले जा सकते हैं। अच्छा, ट्रैवलिंग के टाइम पे कभी आपको कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? ट्रैवलिंग के टाइम पे अभी रिसेंटली में अभी फ्रांस से मेडल जीत के आया था। अभी एयर एशिया की एयरलाइंस ने हमारे व्हील चेयर जो मैं ऑटोमेटिक व्हील चेयर है उसको एयरपोर्ट पे इंक्वायरी के चक्कर में 11 घंटा हमको एयरपोर्ट पे परेशान किए लोग। तो डिसेबिलिटी का जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग है समाज में ट्रैवलिंग करना, समाज से जुड़ना जो चैलेंजिंग होती है, सबसे बड़ी चैलेंजिंग वही होती है, वहीं सबसे ज़्यादा मोरल डाउन होता है। तो ये ऐसा चैलेंजिंग इस भारत में कुछ नियमावली हैं जो उनके अकॉर्डिंग बनानी चाहिए। सरकार से मैं ये अनुरोध करूँगा। और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा बातचीत कर ली है, सब कुछ लगभग हम लोगों ने कवर कर ही लिया है आपकी लाइफ से रिलेटेड, लेकिन कोई ऐसा पार्ट जो आप हमारी ऑडियंस से शेयर करना चाहे जो कोई ना जानता हो? ऐसी कोई ऐसा चीज़ नहीं है, बस ऑडियंस से मैं ये चाहता हूँ कि अपने जीवन की जो भी लक्ष्य है उसको समाज के सामने प्रेजेंट करें, अपना लक्ष्य बताएं और समाज को प्रूव करने का विश्वास दें। वही सबसे बड़ी आइडियोलॉजी, खुद की आइडियोलॉजी बनानी चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को अपने जीवन से जुड़ी तमाम बातें बताने के लिए और उन्हें प्रेरणा देने के लिए। तो हमारे साथ आज अनोखे सितारे में इंडियन आर्म रेसलर सूर्य प्रताप शर्मा जुड़े थे, जिनकी प्रेरणादायक स्टोरी हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिनकी स्टोरी जानकर आप भी प्रेरित होंगे और अपनी जो असफलता है उससे प्रेरणा लेंगे, उससे भागेंगे नहीं, उसके बहाने नहीं बताएंगे, बल्कि आप उनसे प्रेरणा
प्रेरणा लेंगे, गिरने के बाद एक बार फिर उठेंगे, संभलेंगे, आगे बढ़ेंगे और सफलता हासिल करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में आपसे मिलेंगे एक और सितारे के साथ। तब तक आप देखते रहिए आज की खबर।